चलिए आइए अब जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई। पलासी जो है ये जो है बंगाल में स्थित है और ये गंगा और भगीरथी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पलासी कहाँ पे है? गंगा और भगीरथी नदी के तट पर है और बंगाल में स्थित है पलासी। ये जो युद्ध हुआ था, पलासी का जो लड़ाई हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। इसमें युद्ध होने का वजह तो हम आपको बतेबे किए हैं कि जो बंगाल पे जो पूरा छूट मिल गया वो तो कुछ से कुछ बेचना शुरू किया और वो जो है अत्याचार करने लगा और अपने आप को जो है ज़्यादा मतलब शक्तिशाली समझने लगा। और वो जो है इस वजह से जो है सिराजुद्दौला ने लड़ाई किया, पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को। इसमें जो है इस लड़ाई में जो है सिराजुद्दौला को जो है किसी ने धोखा दिया तो किसी ने साथ दिया। धोखा जो है इसका तो भाई चचेरा भाई साकिर जंग और इसका मौसी घसीटी बेगम ये तो अंग्रेज के साथ मिल गया था। अंग्रेज ने कहा था कि मतलब घसीटी बेगम मतलब सोचती थी कि अंग्रेज को बोलते थे कि आप जो है मेरा बेटा को जो है साकिर जंग को जो है बंगाल का नवाब बनाइए, इसको हम हटा देंगे। तो फिर इधर इसका एक सेनापति था मीर जाफर को भी लोभ दिया कि हम जो है आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे, आप जो है मेरे साथ आ जाइए। तो उधर मीर जाफर को भी लोभ दिया था और इधर इसका इसका चचेरा भाई और इसका मौसी इसको भी लोभ दिया था। तो उस युद्ध में जब ये पलासी की लड़ाई में जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की जब सेना आती है, रॉबर्ट क्लाइव और पलासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की जब सेना आती है तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना ये मीर जाफर जो है ये जो है मात्र मान लीजिए कि जब इधर से सेना रॉबर्ट क्लाइव गया और इधर से मीर जाफर का आया, मान लीजिए कि मात्र एक से आधा से 1 घंटा लगभग हुआ होगा, वहाँ पे रुका होगा, युद्ध हुआ होगा। जिसमें से जो है उसी के बीच में जो है मीर जाफर जो है अपनी सेना लेके जो है अंग्रेज के साइड में चल जाता है। तो युद्ध में धोखा किसने दिया था? एक दिया था मीर जाफर ने, एक दिया था राय दुर्लभ ने और एक दिया था लतीफ़ खान ने, लतीफ़ खान ने। तो ये एग्जाम में पूछे कि सिराजुद्दौला के पलासी की लड़ाई में धोखा किसने दिया था? यहाँ लिख देते हैं धोखा। ठीक है, तो धोखा जो दिया था उसका सेनापति मीर जाफर ने, राय दुर्लभ ने और लतीफ़ खान ने। और साथ किसने दिया? समाकत और साथ किसने दिया? साथ दिया था मीर मादन और प्लस मोहनलाल ने। ठीक है, तो पलासी की लड़ाई में जो है इसका सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ और लतीफ़ खान ने जो है धोखा दे दिया और वो जो है अंग्रेज के साथ मिल गया। लेकिन ये मीर मादन और मोहनलाल जो है ये जो है धोखा नहीं दिया बल्कि इसी के साथ जो है लड़ते रहा और लड़ते लड़ते ये दोनों जो है वीरगति को प्राप्त हो गया। यदि ये पूछे कि पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ जो है इनमें से कौन सा योद्धा जो था वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया था, वो था मीर मादन और मोहनलाल। ये दोनों ऑप्शन में दे देगा और सी नंबर में दे देगा लतीफ़ खान जो है ये बल्कि धोखा दिया था। बीपीएससी TR4 में जो है ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ भी सकता है कि पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ इनमें से कौन सा एक ऐसा सेना था जो कि लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया था। ऑप्शन में मीर मादन रहेगा 1 नंबर, बी नंबर में रहेगा मोहनलाल, सी नंबर में रहेगा लतीफ़ खान और डी नंबर में रहेगा इनमें से एक से अधिक और ई नंबर में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो डी नंबर आंसर मार सकते हैं क्योंकि उसमें जो है मीर मादन भी है और मोहनलाल भी है, ये दोनों जो है उसकी सेना में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ये साथ दिया था और ये दोनों जो है वीरगति को प्राप्त हुआ था। वीरगति किसको बोलते हैं? जो कि लड़ते लड़ते युद्ध में मर जाए, वही है वीरगति। ये नहीं कि वो जो है युद्ध छोड़ के भाग जाए और भाग जाए बाद में बंदी बना के उसको मार दे, वो वीरगति नहीं है। आप लड़ रहे हैं मैदान में, लड़ते लड़ते आप मर गए, वो है वीरगति। ठीक, तो ये वीरगति जो है मीर मादन और मोहनलाल ने की थी और इधर राय दुर्लभ, लतीफ़ खान और मीर जाफर ये सब ने जो है धोखा दे दिया था इसको सिराजुद्दौला को। तो फिर उसके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है सेना लेके जो है अपनी राजधानी की ओर लौट रहा था। तो उसमें से मीर जाफर का पुत्र का नाम था मीरन। मीर जाफर के पुत्र का नाम क्या था? मीरन ने मोहम्मद बेग को कहा कि आप जो है सिराजुद्दौला को मार दो। तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। ये जा रहा था, निहत्था था, तो इसको जो है घेर के जो है सिराजुद्दौला को जो है मोहम्मद बेग ने पूरी तरह से निपटा दिया। ये एग्जाम में पूछे कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? मोहम्मद बेग ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बेग ने। मोहम्मद बेग जो है किसके कहने पे किया था? मीरन के कहने पर किया था। मीरन किसका पुत्र है? मीर जाफर का पुत्र है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब जो है पूरी तरह से ये तो खत्म ही कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे मीर जाफर के बारे में। आखिर मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया या नहीं बिठाया, ये पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे मीर जाफर के बारे में। आ जाए इधर मीर जाफर। हाँ, मीर जाफर जो है इसको गद्दी पे जो बैठा, इसका शासनकाल रहा 1757 से लेके 1760 तक, यानी ये 3 साल तक रहा। मीर जाफर जो है कितना साल तक रहा, 3 साल तक रहा। किया हुआ वादा मीर जाफर को पूरा कर देता है। ये प्यार का वादा नहीं है, बल्कि ये जो है अंग्रेजों ने वादा किया था। ये प्यार का वादा नहीं था, बल्कि व्यापार करने का वादा था, जो कि मीर जाफर को जो है अंग्रेजों ने पूरा किया। ठीक, तो इसको जो वादा किया था वो कर दिया। तो मीर जाफर को जब गद्दी पर बैठाया ना, तो इसको नवाब कब बनाया, 1757 को नवाब बना दिया इसको, और ये 1760 तक रहा। तो मीर जाफर को नवाब बनाया गया। अगला नवाब कौन बना, मीर जाफर बना। तो मीर जाफर ने क्या किया कि मीर जाफर ने जब इसको नवाब बना ना, तो ये पगला गया पूरी तरह से, जो है ना, किसको कहता है ना कि खुशी के मारे जो है ना वो कुछ भी कर देगा। खुशी के मारे जो है ना कोई आदमी सर मुड़वा लेता है, तो वही ये किया था। खुशी के मारे जो है अंग्रेजों को जो है 24 फरगनों दे दिया। 24 फरगनों दिया, सोना दिया, चांदी दिया, मतलब मान लीजिए कि पूरा जितना था ना, बहुत धन चीज लुटा दिया इसको मीर जाफर ने। और समय समय पर जो है टैक्स भी मांगता रहा। धीरे धीरे इसके पास जो है धन ही नहीं रहेगा। आपके पास पैसे ही नहीं रहेगा तो किसी को आप क्या दीजिएगा, नहीं दे सकते ना। तो ये जो है वही हुआ इसके साथ, मीर जाफर के साथ। फिर जो है मीर जाफर ने सोचा कि यार ये तो पूरी तरह से हमको ज़बरदस्ती मांग रहा है, टैक्स बढ़ाते जा रहा है, हम कहाँ से भरेंगे इसको। तो ये जो है ये सोचा कि यार इस तरह से हम नहीं देंगे, तो इस तरह से दे देंगे तो हमको एक दिन हमको ये कंगाले कर देगा, और ये जो है हमको भी मार देगा, और अगले बाद ये खुद बन जाएगा। तो मीर जाफर ने जो है उस समय पुर्तगाल था, डच था, अंग्रेज था, डेनिश था, ये सब व्यापार करते थे यहाँ पे। तो मीर जाफर जो है डच के साथ मिला। डच से कहा कि आप जो है मेरा साथ दीजिए और हम जो है अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ देंगे। तो इस बात का जो पता है अंग्रेज को चल गया कि आखिर डच के साथ जो है ये मीर जाफर मिल रहा है। तो आप देखे होंगे कि बेदरा की जब युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, उसमें जो है डच को हरा देता है। तो इस वजह से भी डच को हराया था। क्यों हराया था, क्योंकि मीर जाफर के साथ वो मिल गया था, और मीर जाफर और ये दोनों मिल के जो है अंग्रेज को निकालना चाह रहा था। इस बात से अंग्रेज को पता चल गया, और वो जो है डच को वहाँ से बेदरा की लड़ाई में उसको निपटा देता है। उसके बाद जो है मीर जाफर को भी गद्दी से निकाल देता है। तो आप तो समझ में आ गया होगा कि आखिर डचों के साथ युद्ध क्यों हुआ था। पहला युद्ध हम आपको बताए थे, पहला कारण यह था कि डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपना फैक्ट्री खोला था, और वही जो है 1611 ईस्वी में जो है अंग्रेज ने भी जो है मसूलीपट्टनम में कारखाना खोला था। अनुमति लेके खोला था, वो औपचारिक रूप से खोला हुआ था कारखाना अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में। तो वहीं पे जो है उस कंपनी के वजह से भी, मतलब व्यापार की वजह से भी युद्ध हुआ, और वो जो है एक जो है डच के साथ जो मतलब मीर जाफर ने षड्यंत्र किया उस बात को ही लेकर। तो यदि एग्जाम में पूछे कि आखिर अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को क्यों हराया, क्यों आखिर ये युद्ध हुआ था, तो 2 कारण हो सकता है इसका। 2 कारण तो आप लिख सकते हैं आराम से। पहला कारण था कि कंपनी की वजह से, और दूसरा कारण था मीर जाफर की वजह से, जो मीर जाफर के साथ मिलकर ये षड्यंत्र कर रहा था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सोना चांदी जो फला चिना पूरा दिया मीर जाफर ने, तो मीर जाफर के बाद कुछ बचबे नहीं किया। ये जो है किसके विरुद्ध, मतलब ये जो षड्यंत्र करने लगे, षड्यंत्र जो किया ना, किसके विरुद्ध किया, अंग्रेज के विरुद्ध षड्यंत्र किया। और वो जो षड्यंत्र किसके साथ कर रहा था, वो कर रहा था डच के साथ षड्यंत्र किया। जिसने डच के साथ षड्यंत्र किया, और ये अंग्रेज के विरुद्ध जो है इसने षड्यंत्र करना शुरू किया, जिस वजह से अंग्रेजों ने जो है मीर जाफर को हटा के इसका दामाद कौन था, दुआ मुमा का जो दामाद कौन था, मीर कासिम। ठीक, अब देखिए दामाद यहाँ तो बन ही रहा है, उधर भी दामाद बन रहा था, इधर भी इसका दामाद बन रहा है। ठीक, तो इसका दामाद बना कौन, मीर कासिम। फिर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया, और वो 1760 से लेके 1763 तक रहा। जिस तरह से देखिए मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा ना, तो उस समय जो है बंगाल का जो गवर्नर था वो था बेंसी टाड था। कौन सा, बेंसी टाड था। तो बेंसी टाड ने जब मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा था, तो बेंसी टाड ने इसको कहा था बंगाल की प्रथम क्रांति। तो जब ये गद्दी पर बैठा, तो इसको क्या क्या बेंसी टाड
बेंशीटाट ने कहा कि ये जो है बंगाल की प्रथम क्रांति है, बंगाल की प्रथम क्रांति है। ठीक, फिर उसके बाद जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो यही बेंशीटाट ने जो है इसको कहा, बेंशीटाट ने कहा ये जो है बंगाल की दूसरा क्रांति है। ठीक, तो प्रथम क्रांति की संज्ञा मीर जाफर के थ्रू दिया गया, द्वितीय क्रांति की संज्ञा मीर कासिम के थ्रू दिया गया। जब मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया तो इसने जो है अंग्रेजों से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया। तो इसने मीर कासिम ने सबसे पहले जो है क्या काम किया, अपनी राजधानी चेंज किया। फिर आइए अब जो पढ़ना है मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे, इसको मिटा दें। आइए, मीर जाफर के बाद कौन बना, मीर कासिम बना। ठीक, तो ये जो है बेंशीटाट ने इसकी द्वितीय बंगाल की क्रांति कहा, बंगाल की दूसरा क्रांति कहा। ठीक, तो मीर कासिम ने क्या किया, पहला काम किया इसने जो है राजधानी चेंज किया, राजधानी परिवर्तित, स्टेट ऑफ चेंज, राजधानी परिवर्तित किया। कहां पे लेके गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया। मुंगेर, मुर्शिदाबाद से कहां लेके चला गया, मुंगेर में इसने जो है गोला बारूद का कारखाना खोला, गोला बारूद की कारखाना, तोप का निर्माण कराया वहां पे, तोप का निर्माण। इसने जो है अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। ठीक, तो ये जो मीर कासिम ने अपनी राजधानी चेंज किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया। वहाँ पे इसने गोला बारूद का कारखाना खोला, तोप का निर्माण किया और अपनी सेना को जो है यूरोपीय पद्धति से जो है प्रशिक्षित किया। यानी जिस तरह से यूरोप में सेना को सिखाया जाता है लड़ने के लिए, उसी तरह जो है अपनी सेना को जो है इसने लड़ने के लिए यूरोपीय पद्धति के हिसाब से जो है प्रशिक्षण दिया। ठीक, मीर कासिम जो है ये जो है अंग्रेजों को उतना टैक्स नहीं देता था, उतना धन भी नहीं देता था। ठीक है, तो उतना ये नहीं देता था, जिस वजह से जो है अंग्रेजों को जो है लगा कि अरे यार इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था, इसका ससुर ही ठीक था, दामाद तो पूरा पागल है, दामाद तो मेरे को दे ही नहीं रहा कुछ, ससुर भी ठीक था रे। तो फिर सोचा कि चलो ससुरे को बैठा देते हैं, चाहे बूढ़ा हो कुछ भी हो, ससुर तो है ना, दे तो रहा है ना। तो इसी वजह से जो है मीर कासिम से हटा के जो है ना फिर मीर जाफर को बुला लेता है। बोला ठीक है आइए, आप भी आइए, आप ही को बिठाते हैं महाराज। काहे हम उसको बिठाएंगे, अरे हम तो मेरा माइंड थोड़ा गड़बड़ा गया था, जिस वजह से जो है हम मीर कासिम को लपेट लिए, छोड़िए मीर कासिम को हटा देते हैं, अब जो है आप गद्दी पे बैठिए। फिर उसके बाद जो है इसका ससुर जी आता है, किसका ससुर जी, मीर कासिम का ससुर, मीर कासिम का ससुर यानी मीर जाफर। चलिए अब मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब जो है फिर से मीर जाफर बना और ये सन 1763 से लेके 65 तक रहा, इन ये 2 साल तक रहा। ठीक, तो मीर जाफर फिर मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। तो जब मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया तो मीर कासिम को दिक्कत नहीं होगा, वो बोले अरे मेरा ससुर जी को बिठा दिया और हम तो ऐसे हैं, ये तो गलती हुआ, मेरा इज्जत क्या हुआ, मेरा इज्जत तो खत्म हो गया। तो मीर कासिम पूरा पगला गया। वो जो मीर कासिम वो सोचा कि या चलो हम जो है ना मुगल बादशाह और अवध के नवाब से मिलते हैं। तो वो जो है मुगल बादशाह उस समय शाह आलम द्वितीय था और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। कौन था, शुजाउद्दौला। देखो सिराजुद्दौला अलग है, शुजाउद्दौला अलग है। ठीक है, तो शुजाउद्दौला के साथ गया कौन, मीर कासिम गया, उन दोनों से गया, बोला कि ठीक है चलिए आप जो है हम तीनों मिलेंगे और जो है अंग्रेजों को निपटा देंगे। तो बोला ठीक है चलिए युद्ध करते हैं। तो वो जो है मीर कासिम जो है उन दोनों को लेके आता है, मुगल बादशाह और अवध के नवाब को लेके आता है कहाँ पे, बक्सर के मैदान में लेके आता है। और बक्सर में जो है 1764 ईस्वी में 24 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई होती है। तब जो मीर जाफर जो बिठा दिया इसको यहाँ पे, ठीक, ये तो बंगाल का नवाब बन गया। अब जो है बक्सर की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई।
ठीक है। बक्सर की लड़ाई हुई थी 24 अक्टूबर 1764 को। 24 अक्टूबर 1764 को कब क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है। तो इस लड़ाई में जो है एक साइड था तीन योद्धा। एक साइड कितना था? 3 योद्धा था। एक था मुगल बादशाह, ठीक। दूसरा था अवध का नवाब। तीसरा था कौन था? खुद मीर कासिम था, ठीक। मीर कासिम था। एक साइड तो ये हो गया, एक साइड ये हो गया, पहलवान इधर है, 3 पहलवान इधर है, एक पहलवान इधर है। ये जो बक्सर की लड़ाई का जो युद्ध नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक है। और पलासी की लड़ाई का नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेजी सेना से? रॉबर्ट क्लाइव। तो पलासी की लड़ाई से कौन संबंधित है? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर की लड़ाई से कौन संबंधित है? हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पे 3 योद्धा है, मुगल बादशाह, अवध का नवाब और मीर कासिम, और यहाँ पे है सिर्फ हेक्टर मुनरो। तो ये जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो है इधर का जो योद्धा है ये तीनों जो है हार जाता है, ठीक। क्या होता है? हार जाता है। इधर का जो है जीत जाता है। तो पहले देखिए पलासी की लड़ाई में जब पलासी की लड़ाई में जब वो जीत गया था तो उसको जो है अंग्रेजों का मनोबल थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है। तो जब मनोबल बढ़ गया था, जब बक्सर की लड़ाई जब हुआ ना, तो बक्सर की लड़ाई में जब जीत गया ना तो पूरी तरह से जो अंग्रेज एक अधिकार हो गया। तो हस्तक्षेप करने के लिए जो शुरू हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी की लड़ाई। तो पलासी की लड़ाई से ही जो है अंग्रेजों ने अपना जो है अधिकार करना शुरू कर दिया था, और बक्सर की लड़ाई आते आते जो है पूरी तरह से वो कर लिया। तो बक्सर की लड़ाई में तो हार गया इधर का, और इधर का जीत गया। तो जब ये जीत गया ना, तो ये जीतने के बाद जो है इसने जो है संधि किया। जब ये हार गया तो अभी क्या करेगा ये? तो हार गया तो बोला कि ठीक है, हार गए तो कोई बात नहीं, हम तो आपको मारेंगे नहीं, आपको जो है संधि करना होगा, और संधि में जो हम जो जो चीज़ मांगेंगे आपको वो जो है आपको देना होगा। तो ये तीनों मान गया, बोला था ठीक है, जो जो ले लीजिएगा ले लीजिए, क्यों क्या कीजिएगा, जब हम हार ही गए हैं तो हमसे आप जो मांगिएगा हमको देना पड़ेगा। तो ये तीनों जो है ये दोनों जो है इसको दिया। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसको। इसके बाद जो है आता है ये जो जो दोनों जो संधि किया था ना, हेक्टर मुनरो और ये तीनों के बीच में जो संधि हुआ था वही इलाहाबाद में जाके संधि हुआ था, उसी को बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। अब पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो बक्सर की लड़ाई में पूरी तरह से डिटेल से हो ही गया, 24 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें इधर का जीता, इधर का हार गया। अब जो हारने के बाद जो है एक संधि होता है, और वो होता है इलाहाबाद की संधि। तो आइए इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है 2 तरह से होता है, एक होता है प्रथम और एक है दूसरा, दोनों को एक ही साथ लपेट देंगे। तो प्रथम संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 को। दूसरा संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को। ये जो संधि हुआ था इसमें था रॉबर्ट क्लाइव, इधर भी रॉबर्ट क्लाइव था, प्लस अवध का नवाब। इधर कौन था? इधर था मुगल बादशाह, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह। डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इधर जो था मुगल बादशाह था, इधर था भी अवध का नवाब। तो इन दोनों की जो प्रथम इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, जब इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई तो इस संधि में जो है अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से कहा कि आप जो है हमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये तीनों क्षेत्र पे जो है हमें व्यापार करने के लिए अनुमति दीजिए। कहाँ पे? बंगाल, उड़ीसा और बिहार। बंगाल, उड़ीसा, बिहार जो है यहाँ पे जो है व्यापार का छूट ले लिया, व्यापार का छूट, एकाधिकार, कि हम जो है यहाँ पे व्यापार करेंगे। हाँ, ये मेरा क्षेत्र हुआ, ये आपका क्षेत्र नहीं रहा अब। तो ये क्षेत्र ले लिया इससे, मुगल बादशाह से, बंगाल, उड़ीसा और बिहार ले लिया। फिर उसके बाद कहा कि यहाँ पे जो हम क्षेत्र लेंगे और जो आपको जो है 6 लाख रुपया जो आपको मतलब वार्षिक टैक्स भी देना पड़ेगा। 6 लाख टैक्स भी। फिर जो है ये प्रथम जब संधि हुई थी इसमें जो है बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये सब इसको जो है ले लिया।
फिर जब द्वितीय संधि हुआ था तो द्वितीय संधि में जो है इसमें जो है अवध के नवाब से जो है अवध वाला क्षेत्र ले लिया, यहाँ पे लिख देते हैं अवध वाला क्षेत्र ले लिया। और बाकी देखिए मुगल अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध का जो नवाब था इससे जो है इसका जो क्षेत्र था कारा और मणिपुर जो है अवध के नवाब से लेके ये जो है मुगल बादशाह को दे दिया। तो मुगल बादशाह को क्या दिया, यहाँ पे दिया क्या इसको जो दिया था वो था कारा प्लस मणिपुर वाला क्षेत्र। तो कारा और मणिपुर वाला क्षेत्र किसका था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का था। वही लेके जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया। यही इसी को बोलते हैं ना फूट करो और राज करो, फूट डालो और राज करो। तो वही नीति अपनाया, क्योंकि कारा और मणिपुर जो क्षेत्र था ये था किसके पास, अवध के नवाब के पास था। इससे लेके इसको दिया तो इसको गुस्सा नहीं आएगा मुगल बादशाह के ऊपर, तो इससे लेके इसको दे दिया। और इसका जो क्षेत्र था अवध वाला क्षेत्र था ये भी क्षेत्र ले लिया। और कारा और मणिपुर ये भी क्षेत्र लेके जो है इधर मुगल बादशाह को दे दिया। तो इसके पास तो फिर उसके बाद कहा कि जो युद्ध में जो हानि हुआ है उसका भरपाई करो। और भरपाई में जो है 50 लाख का जो है जुर्माना दिया। 50 लाख का जुर्माना भी देना पड़ा, और अवध का क्षेत्र भी था वो भी देना पड़ा, और कारा और मणिपुर वाला क्षेत्र जो है मुगल बादशाह को देना पड़ा। और बाकी जो क्षेत्र था उस पर जो है आप शासन प्रशासन कीजिए, उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे आपके ऊपर। तो इसी तरह से जो है इलाहाबाद के संधि के तहत जो है इस तरह से जो है पूरी जो है इसको निपटा दिया। तो इलाहाबाद के संधि के तहत बिहार, उड़ीसा, अवध ये सब जो है लपेट लिया था। ठीक, तो अब जो है यहाँ तक तो पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कुछ ऐसा फैक्ट जो है अब दो चार पाँच गो ऐसा बचा हुआ है। अब तो पूरी तरह से दूसरा चैप्टर का खत्म हो गया। अब जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर आएगा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पूरी तरह से जो है बंगाल पे किस तरह से अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया और किस तरह से किसी क्षेत्र को किस तरह से अपनाया, कौन कौन सा संधि हुआ, किस युद्ध में किसको हराया, ये तो पूरी तरह से डिटेल से बता दिए। अब जो है यहाँ से आप जो है इसमें पहला चैप्टर भी बताए थे आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन, और दूसरा चैप्टर ये हुआ, ये कौन सा दूसरा चैप्टर है, बंगाल पर ब्रिटिश का अधिकार किस तरह से हुआ। 2 चैप्टर क्लियर हो गया। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद जो है 18वीं सदी का भारत, उसके बाद 1857 का विद्रोह, उसके बाद नरम और गरम दल का नेता, फिर उसके बाद गांधी युग। 3-4 चैप्टर बचा हुआ है, इसी तरह से खत्म कर देंगे पूरी तरह से। ये जो है क्लास जो है आपका टोटल 1 घंटा का है। इसके जो है 3-4 भाग में बांटेंगे, 20 से 25 मिनट का वीडियो निकालेंगे और उसको जो है 3 तरह से डिवाइड करके यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब तो पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे। ठीक है, नींद भी आ रहा है, चलिए तो ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को जितना भी आप लोग को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कीजिएगा। ठीक भैया, ओके, नमस्ते।